नमस्कार दोस्तों, आपने कभी ना कभी मज़दूरों या फैक्ट्री कर्मचारियों को अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते ज़रूर देखा होगा और साथ में देखा होगा उनके हाथों में लाल झंडा। आखिर क्यों होता है मज़दूरों के हाथ में लाल झंडा और क्यों मनाते हैं 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस? आज का ये वीडियो इसी के बारे में। ये बात 19वीं शताब्दी की है। अमेरिका का शिकागो शहर एक औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर रहा था और वहाँ पर काम करने के लिए अलग अलग राष्ट्रीयताओं वाले, अलग अलग भाषा बोली बोलने वाले मज़दूर बड़ी संख्या में आए, जैसे जर्मन, आयरिश, फ्रेंच इत्यादि इत्यादि। ये मज़दूर शिकागो की फैक्ट्रियों में 10 से लेकर 16 घंटे तक काम करते थे, लेकिन उसके बदले उनको वेतन बहुत कम मिलता था। इतना कम कि वह सिर्फ जिंदा ही रह पाते थे। मालिक कम से कम पैसा देकर उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लेता था। मज़दूर संगठित ना हो, कोई यूनियन ना बनाए, इसके लिए वह पुलिस तथा पिंकर्टन गार्ड्स का सहारा लेते थे। पिंकर्टन गार्ड एक जासूसी एजेंसी थी जो मालिकों को जासूसों के अलावा गुंडे बदमाश भी मुहैया करवाती थी तथा हड़तालें तोड़वाने का काम करती थी। राष्ट्रीयता तथा भाषा के आधार पर वे मज़दूरों में फूट डलवाने का काम करते थे। अगर कोई मज़दूर मज़दूरों को संगठित करने या यूनियन बनाने की कोशिश करता था तो उसे काम से निकाल दिया जाता, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता और उसे कहीं दूसरी जगह काम नहीं मिलता था। मज़दूर असंगठित थे और मालिक संगठित। इन्हीं सब वजहों से मज़दूरों की ट्रेड यूनियनों ने 1886 में एक कॉन्फ्रेंस करके यह फैसला लिया कि 1 मई 1886 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक बड़ी हड़ताल की जाएगी। ट्रेड यूनियनों के इस आह्वान पर लगभग 5 लाख मज़दूरों ने काम न करके अपना विरोध प्रकट किया और 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन के नारे का आह्वान किया। अकेले शिकागो में ही लगभग 80,000 मज़दूरों ने इसमें भाग लिया। उस समय छपने वाले अखबारों पर भी पूंजीपतियों का ही कब्जा होता था और वे मज़दूरों के असंतोष की खबर को अपने अखबार में जगह नहीं देते थे। ऐसे समय में सोशलिस्ट और एनार्किस्ट संगठन सक्रिय हुए और उन्होंने मज़दूरों के बीच काम करना शुरू किया। ऐसी ही एक यूनियन का नाम था नाइट्स ऑफ लेबर, यानी मज़दूरों के सिपाही। उन्होंने मांग उठाई 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन की। उस समय उनकी मेंबरशिप 70,000 थी और 2 साल में यह 10 गुना बढ़कर 7 लाख तक पहुंच गई। उस समय तक एक अखबार निकलता था, वर्कर्स टाइम्स। यह जर्मनी भाषा में निकलता था और इसके एडिटर थे ऑगस्ट स्पाइक, जो एक एनार्किस्ट थे। ऑगस्ट स्पाइक का मज़दूरों के बीच में काफ़ी काम था। शिकागो की एक कंपनी थी जिसका नाम था मैककॉर्मिक हार्वेस्टिंग मशीन कंपनी, जिसके मज़दूर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे। इस कंपनी ने अपने सारे मज़दूरों को निकाल दिया। इसके बाहर 3 महीने तक मज़दूर बैठकर 8 घंटे काम की मांग कर रहे थे, जबकि मज़दूरों से 10 घंटे काम कराना आम प्रचलन था। पिंकर्टन गार्ड ने मज़दूरों में फूट डालते हुए कुछ मज़दूरों को ज़बरदस्ती कंपनी में काम करने के लिए राज़ी कर लिया। 3 मई 1886 को ऑगस्ट स्पाइक ने मज़दूरों की मांगों के समर्थन में भाषण दिया। उसके कुछ समय बाद कंपनी में कार्यरत मज़दूर जब बाहर निकले तो उनसे बातचीत करने के लिए हड़ताली मज़दूर बढ़े और पुलिस ने गोली चला दी, जिससे एक मज़दूर की मौत हो गई और कई घायल हो गए। ये धरना प्रदर्शन कर रहे मज़दूरों को डराने धमकाने का प्रशासन का तरीका था। अपने साथी की मौत से क्रोधित मज़दूरों ने रातों रात हज़ारों लीफलेट छापे और अगले दिन यानी 4 मई को हे मार्केट स्क्वायर में यानी भूसे के बाज़ार में इकट्ठा होने का आह्वान किया, जो एक खुला इलाका था। हल्की बारिश के बीच मज़दूर इकट्ठा हुए और मज़दूर नेता ऑगस्ट स्पाइक्स, एल्बर्ट पार्सन और सैमुअल फिल्डन ने ओपन वैगन में वहाँ भाषण दिया। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी नज़दीक से सब देख रहे थे। शांतिपूर्ण तरीके से सभा चल रही थी। वहाँ का मेयर कार्टर हैरिसन भी वहाँ से गुजरा, थोड़ी देर रुका, देखा और जल्दी घर चला गया। मौसम बिगड़ रहा था, इसलिए लोग भी बारिश से बचने के लिए इधर उधर हो लिए। उसी दिन रात के 10:30 बजे के करीब जैसे ही फिल्डन ने अपना भाषण ख़त्म किया, बड़ी संख्या में पुलिस बल वक्ताओं की गाड़ी की ओर बढ़ा और रैली तुरंत ख़त्म करने का ऑर्डर दिया। फिल्डन ने पुलिस इंस्पेक्टर से आग्रह किया कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से ही चल रहा है। उसी दौरान एक बम पुलिस की ओर फेंका गया,
जो उनके बीच फटा, जिससे एक पुलिस वाले की मौके पर ही मौत हो गई और कुछ घायल हो गए। इस घटना से आक्रोशित पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारी मजदूरों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इतिहासकार पॉल एवरिक के अनुसार तो पुलिस भागते हुए प्रदर्शनकारियों पर अपनी बंदूकें रिलोड करके फायर कर रही थी, जिससे अनेक मजदूर मरे व घायल हुए और शिकागो की सड़कें खून से लाल हो गईं। बारिश भी तेज हो गई। मजदूरों के हाथ में जो सफ़ेद झंडे थे वे जमीन पर गिरे और खून से सनकर लाल हो गए, क्योंकि उस समय मजदूरों के झंडा शांति का प्रतीक सफ़ेद था। मजदूरों के कपड़े लाल हो गए। इस घटना में कितने मजदूर मरे, उनकी संख्या का ठीक पता आज तक नहीं चल पाया। इसमें 7 पुलिस वालों की मौत भी हुई। ऐसा माना जाता है कि अंधेरे में हुई फायरिंग से पुलिस वाले अपनी ही गोलियों से मारे गए, न कि बम फटने से। मजदूरों ने लाल झंडे अपने घरों की छतों और खिड़कियों पर टांग दिए और मजदूर बस्तियां लाल हो गईं। उस दिन के बाद से दुनिया भर के मजदूरों ने लाल झंडे को हिंसक कार्रवाइयों, दमन व शोषण के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में अपना लिया। अखबारों ने एक उन्माद का माहौल पैदा किया। अखबारों में खबर छपी कि रेड स्केयर यानी लाल खौफ पैदा हो गया है और 4 मई की सारी घटना के लिए मजदूरों तथा उनके नेताओं को ही जिम्मेदार ठहराया तथा उन्हें मृत्युदंड देने की वकालत की। पुलिस ने मजदूरों के 8 नेताओं को अरेस्ट किया। इन 8 नेताओं में से 2 नेता स्पाइस और फिल्डन मौके पर मौजूद थे और उन्होंने अपना भाषण ही खत्म किया था और पुलिस से काफ़ी दूर थे। 2 नेता रैली में तो आए थे, लेकिन काफ़ी पहले ही एक हॉल, जेप्स हॉल में पब्लिक के बीच में बैठे थे। उनके नाम थे एडोल्फ फिशर और एल्बर्ट पार्सन। एक अन्य मजदूर नेता माइकल शॉप, जो कि एक दूसरे स्थान पर मजदूरों की रैली में भाषण दे रहे थे, उन्हें भी पुलिस ने पकड़ा। जॉर्ज एंगल को उनके क्रांतिकारी विचारों की वजह से उनके घर से ही पकड़ा, जो अपने घर में ताश खेल रहे थे और हे मार्केट गए ही नहीं थे। ऑस्कर नीबी भी घटना के समय मौजूद नहीं थे, उन्हें भी पुलिस ने पकड़ा। इन सभी पर सबसे ज़्यादा विवादित मुकदमा चलाया गया, जो 21 जून 1886 को शुरू हुआ और 11 अगस्त 1886 को ख़त्म हो गया। इसके जज थे जोसेफ गैरी, जो पूंजीपतियों को ही फेवर कर रहे थे। उन्होंने न्याय की प्रक्रिया का नाटक किया और डेकोरम को मेंटेन रखने में असफल रहे। उस समय जूरी के लिए लगभग 1000 लोग आए, लेकिन जो भी मजदूरों से हमदर्दी रखने वाले या सोशलिस्ट लोग थे, उन्हें जूरी में नहीं लिया गया। आखिर में जूरी में जो 12 लोग बैठे, उनमें से अधिकतर मजदूर नेताओं के विरोध में ही थे। जूरी ने 118 लोगों की गवाही सुनी और कहा कि ये 8 मजदूर नेता दोषी हैं और इन्हें सज़ा दी जाए। जज गैरी ने 7 को मौत की सज़ा सुनाई और 1 को, जिनका नाम नीबी था, 15 साल की कैद। 1887 में इस केस की अपील सुप्रीम कोर्ट में भी की गई, लेकिन अपील रिजेक्ट कर दी गई। हालांकि पुलिस बम बनाने वाले, फेंकने वाले या कोई और एविडेंस कोर्ट के सामने नहीं पेश कर सकी, फिर भी सभी पकड़े गए मजदूर नेताओं को दोषी माना गया। 10 नवंबर 1887 को फिल्डन्स और शॉप की मौत की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। एक आरोपी लिंग ने जेल में ही एक बंदूक की गोली मुंह में डालकर ब्लास्ट किया, जिससे उसके मुंह का एक हिस्सा उड़ गया और वह 6 घंटे तक तड़पता रहा। उसके बाद उसकी मौत हुई। 11 नवंबर 1887 को 4 आरोपियों एंगल, फिशर, पार्सन और स्पाइस को फांसी के तख्ते पर लाया गया। उन्हें सफ़ेद कपड़ा पहनाया गया था। वे क्रांतिकारी गीत गा रहे थे। पार्सन की पत्नी लूसी पार्सन ने आखिरी बार उनसे मिलना चाहा, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया। किसी भी आरोपी के परिवार वालों से उन्हें नहीं मिलाया गया। स्पाइस ने चिल्लाकर कहा, एक समय आएगा जब हमारी खामोशी उन आवाज़ों से भी ऊंची होगी जिनका गला आज आप घोटने की कोशिश कर रहे हैं। एंगल और फिशर ने चिल्लाकर कहा, हुर्रा फॉर एनार्किज्म। पार्सन ने भी बोलना चाहा, लेकिन तभी तख्ता खुलने का इशारा हुआ। वहाँ पर मौजूद लोगों का मानना है कि उनकी मौत तुरंत नहीं हुई, वे धीरे धीरे तड़पते हुए मरे, जिससे देखने वालों में गुस्सा भर गया। इस ट्रायल के बारे में कहा जाता है कि यह अनफेयर था और सीरियस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस था। उस समय के बुद्धिजीवियों ने इसकी कड़ी निंदा की और बहुतों ने इस घटना के लिए पिंकर्टन गार्ड को ही दोषी कहा। हे मार्केट के शहीदों को जर्मन वॉल्डेम सिमेट्री में दफनाया गया और उनकी याद में स्मारक बनवाया गया।
1890 में कार्ल मार्क्स और एंगल्स द्वारा सेकेंड इंटरनेशनल में यह निर्णय लिया गया कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाएगा और 8 घंटे काम की मांग पुरजोर तरीके से रखी गई। पूरे यूरोप और अमेरिका में हड़तालें रखी गईं, बड़े बड़े प्रदर्शन हुए और कहा गया कि जिन्हें फांसी दी गई है वे शहीद हमारे नेता हैं, जिसका परिणाम यह हुआ कि 8 घंटे के काम को मंजूरी मिली और उससे ज़्यादा काम कराने पर ओवरटाइम देने की बात कही गई। अमेरिका के शिकागो शहर से शुरू हुए मजदूरों के संघर्ष की गूंज दुनिया के कोने कोने में सुनाई दी और सभी देशों ने मजदूरों के अधिकारों को सिद्धांततः स्वीकार किया और दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों में काम के घंटे 8 को मंजूरी दी गई। यूनियन बनाने के अधिकार को भी कानूनी मान्यता दी गई। इसके साथ ही बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं बनाई गईं, जिसका संगठित क्षेत्र के मजदूरों और कामगारों को फ़ायदा भी मिला। परंतु सोवियत संघ के विघटन के बाद और पूंजी के भूमंडलीकरण की नीतियां लागू होने के बाद मजदूरों को मिले अधिकार दुनिया के ज़्यादातर देशों में एक एक कर छीने जा रहे हैं। हमारे देश में भी आज के समय में यूनियन बनाने का अधिकार वास्तविक रूप में बेहद कठिन हो चुका है। भारत की संसद द्वारा पारित नए लेबर कोड ने पुराने को खत्म कर फिर से मजदूरों के शोषण की कानूनी जमीन तैयार कर दी है, जिसमें संगठित होने के अधिकार और स्थायी रोजगार के अवसर लगभग समाप्त हो चुके हैं। इसलिए आज भी मौजूद है मजदूरों का प्रिय नारा, दुनिया के मजदूरों एक हो। तो मैं सीमा मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा।